हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से रोज़ की तरह जो है कि एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। और आज हम हिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें है कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। हिस्ट्री हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो दरअसल इतिहास को हम जो है 3 खंडों में बांटा जाता है। इतिहास को कितने खंडों में बांटा जाता है? 3 खंड में। पहला क्या है? पहला जो खंड है, इतिहास को हम 3 खंडों में बांट सकते हैं। पहला खंड है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को हम कितने खंडों में बांट सकते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सब हम जो है सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो दरअसल प्राग ऐतिहासिक काल से हम क्या समझते हैं? ऐतिहासिक का हुआ कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इतिहास का हुआ कालखंड जिसमें सिर्फ जो है पुरातात्विक स्रोत मिला है, लेकिन लिखित स्रोत अभी तक नहीं मिला है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहें तो प्राग ऐतिहासिक काल में जैसे पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। पाषाण का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और काल का मतलब होता है समय, यानी पत्थर, जिसमें पत्थर का लोग औजार हथियार वगैरह उपयोग करते थे, उस कालखंड को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। यानी कि उस समय मानव जीवन का उपयोग के लिए अगर कोई भी औजार का प्रयोग करते थे, उसमें क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। उसमें कुल्हाड़ी भी हुआ करता था तो पत्थर का होता था, और मतलब मुख्य रूप से उसमें पत्थर का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल। और दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं आद ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मिले हैं, परंतु साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है। आद ऐतिहासिक काल में आद ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिला है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सब हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता यह जो है क्या है? आदि ऐतिहासिक काल खंड के दौरान के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है हमारा ऐतिहासिक, यानी तीसरा ऐतिहासिक कालखंड वह कालखंड को के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक कालखंड उस कालखंड को कहते हैं जिसमें क्या है कि पुरातात्विक के साथ साथ साहित्य का भी साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक के साथ साथ साहित्य का स्रोत भी जो है मिला हुआ है, और पुरातत्व के साथ साथ साहित्य भी मिला है, लेकिन साहित्य को पढ़ा भी जा सका है। उस कालखंड को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मिले हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा भी जा सका है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में स्रोत तो दोनों मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहें, जैसे हो गया वैदिक काल हो गया। इसमें देखिए बहुत सारे वेद ग्रंथ का रचना हुआ है, जिसे आज जो है कि हम लोग पढ़ते भी हैं। तो इस काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। उसके बाद है बौद्ध काल, जैन काल, मौर्य काल। ये सब क्या है? इस काल के दौरान पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक स्रोत मिला है, और जिसे हम लोग आज पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों समझ में आ गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि जैसे प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा है, इसको देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इतिहास को हम 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक
और ऐतिहासिक काल में। और उसी तरह से हमारा प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन जो किया गया था, सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने रॉबर्ट ब्रूस फूट रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो है प्राग ऐतिहासिक काल के शोध करने का अध्ययन शुरू किया था। किसने? प्राग ऐतिहासिक काल का शोध जो है, यानी शोध के बारे में अध्ययन करने, शोध के का अध्ययन जो है किसने स्टार्ट किया था? तो यह रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। और वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए, वैश्विक स्तर पर तो यह जो है 1820 ईस्वी में जो है, वैश्विक स्तर पर 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन द्वारा जो है कि जर्गेनस थॉमसन द्वारा पाषाण काल को इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। वैश्विक स्तर पर दरअसल देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जर्गेनस थॉमसन ने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा है इसको हम समझते हैं। तो 3 भाग कौन कौन सा? पहला भाग है पाषाण काल। पहला भाग जो है यह है पाषाण काल। पहला जो है यह पाषाण काल। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा समझेंगे क्या है। तो पाषाण काल उसे कहते हैं जिस काल में दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार औजार का प्रयोग किया हुआ औजार पत्थर का बना होता था। हम इससे पहले भी थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं कि पाषाण काल किसे कहते हैं। पाषाण काल का मतलब ये हुआ कि जिस समय लोग अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए औजार का जो प्रयोग करते थे, वह जो औजार होता था वह किस चीज़ का होता था? तो पत्थर का होता था। किसका? पत्थर का। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हमारा, उसके बाद दूसरा जो कालखंड है प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा जो कालखंड है वो कौन सा है? कांस्य युग। कांस्य युग। युग मतलब या तो काल, कांस्य युग बोल सकते हैं या तो काल भी बोल सकते हैं। तो कांस्य काल यानी कि इस समय का क्या हुआ था कि जिस समय लोग अपने दैनिक जीवन का उपयोग के लिए औजार का रूप में जो प्रयोग किया करते थे, उसमें कांसा का प्रयोग किया करते थे। इसलिए इसे क्या कर दिया? कांस्य युगीन काल। जैसे मैं मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, या तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, या तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या तो हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो इस कालखंड में क्या हुआ, लोग जो है, लोग को थोड़ा सा धातु के बारे में अध्ययन हो गया था। तो इस कालखंड में क्या हुआ कि लोग जो है कि क्या बोलते हैं, कांसा का प्रयोग किया करते थे। उसमें बर्तन वगैरह या औजार वगैरह जो भी प्रयोग किया करते थे, उसमें जो है कांसे का प्रयोग किया करते थे। इसलिए इस कालखंड को कांस्य युगीन काल के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कि प्राग ऐतिहासिक काल का पहला कालखंड था पाषाण काल, जिसमें लोग पत्थर का दैनिक जीवन में उपयोग के लिए औजार का जो प्रयोग करते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे। और उसके बाद दूसरा कालखंड आया कांस्य युगीन काल। तो कांस्य युगीन में जो है कि लोग अपने दैनिक जीवन में औजार के तौर पे किस धातु का प्रयोग करते थे? तो कांसे का प्रयोग करते थे। उसके बाद तीसरा जो हमारा कालखंड आया पाषाण काल का, वह है लोह युगीन काल। लोह युगीन काल। लोह युगीन काल। लोह युगीन काल। तो इस कालखंड में क्या हुआ कि लोग अपने दैनिक जीवन में जो है औजार का जो प्रयोग किया करते थे, मतलब जो भी जरूरी औजार बनाना होता था, उसमें क्या करते थे, थोड़ा डेवलप कर गया था। तो उस समय जो है कि लोग अपने जो धातु का जो प्रयोग करते थे, उसमें लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए थे, लोहा का। इसलिए इस कालखंड को लोह युगीन कालखंड के भी नाम से जानते हैं, या तो फिर दूसरे भाषा में अगर बोला जाए तो आयरन एज के भी नाम से जानते हैं। आयरन एज लो यानी कि प्राग ऐतिहासिक कालखंड का जो तीसरा खंड है वह है लोह युगीन। लोह युगीन को हम दूसरी भाषा में अगर बोल सकते हैं तो इसे आयरन एज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय लोग जो है धातु के तौर पर लोहा का प्रयोग किया करते थे। उम्मीद करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो तीसरा 3 खंड होता है वो तीनों खंड आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है भारत में पुरातात्विक खुदाई का जनक जो है, पुरातात्विक विभाग का जो जनक होता है, तो किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि जैसे जैसे एज आगे, जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती गई, तो उस तरह से क्या हुआ, लोग की सोचने समाप्त होने के बाद क्या हुआ कि लोग जो है कि इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया। अध्ययन करने के दौरान क्या हुआ कि कुछ पुरातात्विक खुदाई यानी कि खोदने उड़ने का जो है कि खुदाई उदाई करना स्टार्ट किया। खुदाई के दौरान कुछ बहुत सारे साक्ष्य मिलते गए, तो इसका जो कार्यभार था वह किसके ऊपर डाल दिया गया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के ऊपर। और यही जो है पुरातात्विक खुदाई का जनक इसे ही बना दिया गया। इसीलिए आज जो है पुरातात्विक खुदाई का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। दरअसल पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल जो होता है हमारा, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल को 3 खंड में बांटा गया। कौन कौन सा? पाषाण काल, कांस्य
कौन सी युगीन काल, लो युगीन काल। तो उसमें जो पाषाण काल है उसको भी दरअसल 3 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल को भी दरअसल 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है इसको देखते हैं। तो पहला भाग है, पहला भाग को हम पूरा पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं कि या पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है, पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है हमारा, तीसरा है हमारा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो इसको हम एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं हम इसको समझते हैं। पूरा पाषाण काल क्या है, किसे में इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, इससे लोगों को क्या जानकारी हुई, क्या हासिल या क्या सीखा, कब से कब तक एज रहा इसका, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल का एज अगर देखा जाए तो 25 लाख BC से 1000 BC तक था। फिर कब तक था, 25 लाख BC से 25 लाख BC से 1000 BC तक है। 10,000 BC, 10,000 BC पाषाण काल का जो युग है वो कब से कब तक है, 25 लाख BC से 10,000 BC तक के कालखंड को हम किस नाम से जानते हैं, पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 25 लाख BC से 10,000 BC के कालखंड को हम पूरा पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। और इस कालखंड में क्या हुआ इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस कालखंड में क्या हुआ, पुरातत्व, इस कालखंड को हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या हुआ कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल हुआ, जिसमें 3 एज हुआ। इसमें भी 3 तरह का एज हुआ। पहला एज है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा जो है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, और इसमें लक्षण यानी गुण क्या था मानव के, तो यह जो है आदि मानव हुआ करता था। क्या क्या होता था, आदि मानव। कहने का मतलब यह जो है कि जानवरों की तरह व्यवहार करते थे और 2 पैर के वजह से 4 पैरों के चलना, जैसे जानवर चलते थे वैसे चलते थे। और यह क्या होता था, लगभग आखेटक के रूप में पूर्ण रूपेण सिराव करके नहीं चलते थे। और देखा जाए तो ये जो है आखेटक होता था। आखेटक का मतलब वो होता है कि खाना बदोश इसको कहते हैं। अभी भी देखे होंगे कि बहुत सारे जनजातीय लोग होते हैं जो कभी कदाल देखने को मिलता है, जहाँ उसको खाना मिल गया वहीं पर अपना गुजारा कर लेता है। तो उसी तरह से जो है कि आखेटक हुआ करते थे। तो उस समय लोग शिकार पर जो है कि आश्रित थे। खाना उना जो है कि भोजन वोजन का उत्पादन नहीं होता था, अनाज का उत्पादन नहीं होता था, इसलिए लोग उस समय लोग जो है शिकार क्या करते थे और शिकार से जो भी शिकार को मार करके उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो इसीलिए जो है कि उस कालखंड में क्या हुआ, आदि मानव हुआ करता था और आखेटक के रूप में कार्य करते थे। आखेटक के रूप में रहते थे, कहने का मतलब जहाँ उसको चारा मिल गया वहीं पर अपना घर बसा दिए, उसका कोई अस्थायी निवास नहीं होता था और भोजन के लिए वह जो है शिकार पर निर्भर थे। उसके बाद है औजार। इस काल में जो पूरा पाषाण काल था, इस पूरा पाषाण काल में लोग जो औजार का प्रयोग करते थे वह क्वाटार्ज पत्थर का प्रयोग करते थे। क्वाटार्ज एक पत्थर होता है, उसका जो है कि प्रयोग करते थे उस औजार बनाने के रूप में। और दूसरा अगर बोला जाए तो साल का स्लेट होता था, उसका औजार बनाते थे। उसके बाद है इससे कि महत्वपूर्ण स्थल अगर देखा जाए, पूरा पाषाण काल के दौरान जो महत्वपूर्ण स्थल है जो पुरातत्व की खुदाई के दौरान पता चला है, तो उसके बारे में क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कौन कौन सा स्थान है उसके देख लेते हैं। अतिरमपक्कपम, यह जो है तमिलनाडु में हथनौरा जो है, हथनौरा मिला है, यह मध्य प्रदेश से मिला है। मानव के खोपड़ी के अवशेष मिले हुए हैं, यह कहाँ से मिला है, तो मिर्ज़ापुर के यूपी से। यहाँ से तीनों काल का औजार भी मिला हुआ है। मिर्ज़ापुर में जो है तीनों काल का औजार, यानी तीनों काल का मतलब क्या हुआ, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल का औजार जो है कहाँ से मिला है हमको, यह जो है मिर्ज़ापुर यूपी से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन सा है, अतिरमपक्कपम यह तमिलनाडु में, हथनौरा मध्य प्रदेश में और मानव के खोपड़ी के अवशेष मिले हुए हैं कहाँ से, मिर्ज़ापुर के यूपी से। और यहाँ पर मिर्ज़ापुर के यूपी में जो है तीनों कालखंडों के अवशेष मिले हुए हैं। उम्मीद करते हैं पूरा पाषाण काल आपको समझ में आया होगा। इसका कालखंड क्या था, 25 लाख BC से 10,000 BC। और इसमें भी 3 एज हुआ। पहला एज कौन सा है, पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उच्च पाषाण काल। और इसके लक्षण क्या होते थे, ये आदि मानव होते थे और ये आखेटक के रूप में जो है कि अपना निवास करते थे। आखेटक मतलब ये हुआ कि उसका कोई अस्थायी निवास नहीं था, जहाँ खाना मिला वहीं पर जाकर के गुजर बसर कर लेते थे। और भोजन के रूप में जो है वह शिकार के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। और उसमें औजार जो बनाया जाता था वो पटाज पत्थर का या सिलेट का जो है कि पत्थर के जो है औजार बनाते थे। और इसके महत्वपूर्ण स्थल अगर देखा जाए तो
अतिरम पक्कपम, यह जो तमिलनाडु में है, हथनौरा मध्य प्रदेश में है, और मानव के खोपड़ी का अवशेष जो मिला हुआ है, यह कहाँ से मिला हुआ है, यह जो है कि मिर्ज़ापुर के यूपी से। यहाँ पर मिर्ज़ापुर के यूपी में जो है तीनों कालखंडों में का अवशेष मिला हुआ है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल समझ में आ गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम समझने का कोशिश करते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या, इसको देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल में इसका कालखंड पहले समझिए। मध्य पाषाण काल का जो कालखंड है वह है 10,000 BC से 4,000 BC तक। 4,000 BC। तो मध्य पाषाण काल का जो एज है कब से कब तक है, 4,000 BC से 10,000 BC से 4,000 BC तक। और इसमें क्या हुआ कि यह जो पहले इसमें जो लोग आखेटक के रूप में, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो लोग आखेटक के रूप में कार्य करते थे, कहीं जो है भ्रमण करना बंद कर दिए। उसने क्या किया कि पशुपालन करना स्टार्ट किया, कुछ खेती करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, अनाज उत्पन्न हुआ। तो सोचे कि इधर उधर भटकने से अच्छा कहीं पर हम स्थायी जीवन व्यतीत करें। तो इससे क्या हुआ, आखेटक के रूप में जो कार्य करते थे यह बंद कर दिया। और पूर्ण रूप में नहीं बंद हुआ था, लेकिन बंद काफ़ी हद तक हो गया था। और खाद्य संग्रह के रूप में जो लोग अनाज का उपयोग करते थे, मतलब कृषि करने लगे थे, कृषि करने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जानवरों को, यानी कि अपने मदद के लिए क्या होता था कि पशुपालन भी करते थे। तो पहला जो जानवर कौन सा था, पहला जानवर कृषि के तौर पे किसको पालन किया था, तो कुत्ता का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है इस मध्य पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लिथ का मतलब होता है पत्थर। इस कालखंड को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल को जो है कि माइक्रोलिथ एज के भी नाम से जानते हैं। क्यों कहा जाता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर, यानी कि छोटे पत्थर का प्रयोग करते थे और उसी का औजार बनाते थे। पहले पूरा पाषाण काल में लोग बड़े बड़े पत्थरों का औजार का प्रयोग करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि छोटे सूक्ष्म पत्थरों का औजार का प्रयोग क्या करते थे। उसके बाद है महत्वपूर्ण स्थल, अगर देखा जाए तो कहाँ से मिला है, तो अधिकांश स्थल जो है यूपी से मिला हुआ है। क्या बोलते हैं कि मध्य पाषाण काल के जो बहुत सारे अवशेष मिले हैं खुदाई के दौरान, वह कहाँ से मिला है, तो यूपी से मिला हुआ है। कहाँ से, यूपी से मिला हुआ है। और चौपानी मांडो भी जो है यह कहाँ से मिला है, यूपी से मिला हुआ है। मृतभवन, यानी मृतभवन का मतलब होता है कि मिट्टी का बर्तन मिला हुआ है। उसके बाद है सराय नराय जो है कि यह भी यूपी में है। बागौर जो है एक जगह है जो राजस्थान में मिला हुआ है। और आदमगढ़ जो है कहाँ पर है, आदमगढ़ है आपका ये मध्य प्रदेश में। और पशुपालन के रूप में जो है जानते करते हैं कि कुत्ता का प्रयोग सबसे पहले पालना लोग स्टार्ट किए हुए थे। तो मध्य पाषाण काल समझ में आ गया होगा। इसका एज जो है 10,000 BC से 4,000 BC है। यहाँ पर पहले क्या होता था पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, कि आखेटक के रूप में करते थे, यानी जहाँ चारा मिल गया वहीं पर दिन गुजार लेते थे, वहीं पर रह जाते थे। लेकिन इस कालखंड में ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लोग थोड़ा सा वैचारिक हुए, समझदार हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि लोग कृषि करना प्रारंभ किया, साथ साथ पशुपालन भी करना प्रारंभ किया। और पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाते थे। लेकिन इस कालखंड में क्या हुआ कि छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया और उसी के पत्थर से जो है औजार बनाना स्टार्ट किया। और इस कालखंड में, मध्य पाषाण काल के खंड में जो है कि अधिकतम स्थल जो है जो मिला, यह कहाँ से मिला, तो यह यूपी से मिला। चौपानी मांडो जो है यह यूपी में मिला है। मृतभवन यानी मिट्टी का बर्तन जो मिला, यह यूपी से मिला हुआ है। सराय नराय यूपी से जो स्थल है वह कहाँ है, यूपी में है। और बागौर एक जगह है जो खुदाई के दौरान पता चला हुआ कहाँ है, हमारा राजस्थान में। आदमगढ़ भी जो है कहाँ पर है, हमारा यूपी में है। उसके बाद है हमारा नव पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल का तीसरा जो कालखंड है वह कौन सा है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो एज है वह कब से कब तक है, तो नव पाषाण काल का जो एज है इसको हम देख लेते हैं कब से कब तक है। नव पाषाण काल का एज हमारा है 1000 BC से 4,000 BC से 1000 BC तक। 1000 यानी नव पाषाण काल का एज क्या है, 4000 BC से 1000 BC। तो ये इस कालखंड को नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और दरअसल नव पाषाण काल को जो है कि एक संक्रमण काल के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों से जो है कुछ रिलेटेड, यानी कि मिक्स रहा, इसलिए इसको एक तरह से संक्रमण काल के भी नाम से जाना जाता है। बोलेगा संक्रमण काल को किस कालखंड को जाना जाता है, तो संक्रमण काल जो है नव पाषाण काल को नाम से जानते हैं। लिख सकते हैं संक्रमण काल। नव पाषाण काल को दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो संक्रमण काल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4000 BC से हमारा जो है कि मध्य पाषाण काल भी स्टार्ट हुआ था। अंत जो है हमारा कहाँ तक है, 4000 BC तक। और यहीं से हमारा 1000 BC तक जो है
क्या बोलते हैं 1000 BC तक जो है कि हमारा नवपाषाण काल रहा। तो इसलिए से इसको जो है संक्रमण काल के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर नवपाषाण काल में लोग जो है और थोड़ा सा बुद्धिजीवी हुए, थोड़ा और ज्ञानी हुए। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि अब नवपाषाण काल में क्या हुआ कि यहाँ पर लोग जो है कि थोड़ा और बुद्धिजीवी हुए। तो यहाँ पर जो है कृषि का पालन, कृषि करना स्टार्ट किया। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना स्टार्ट किया। पशुपालन भी करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर पहले जो आखेटक के रूप में कार्य करते थे, आखेटक के रूप यानी कि पुरापाषाण काल में भी आखेटक के रूप में रहते थे लोग, और मध्यपाषाण काल में भी लोग आखेटक के रूप में रहते थे। वहाँ पर भी कृषि का प्रचलन हुआ था, कृषि स्टार्ट हुआ था, लेकिन सूक्ष्म तौर पर हुआ था, छोटे छोटे स्तर पर हुआ था, लेकिन अस्थायी रूप से वहाँ निवास जो है कि नहीं हो पाया था। लेकिन नवपाषाण काल में लोग जो है जागरूक हो गए और भटकने से अच्छा समझा कि यहाँ पर हम जो क्या कहें अस्थायी निवास करना ज़्यादा बेटर समझा। इसीलिए यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन प्लस में अस्थायी निवास जो है प्रारंभ कर दिया था मानव ने। उसके बाद है इस नवपाषाण काल में जो है कि लोग सिलेट से बने पत्थर जो होता था, सिलेट से बने और इस काल में ज्ञानी मानव यानी कि सिलेट से बने पत्थर का औजार, सिलेट वाले पत्थर से जो औजार बनता था उसका उपयोग करते थे। और प्लस में इस काल के मानव खंड को यानी कि इस कालखंड के मानव को जो है होमोसेपियंस के भी नाम से जानते थे। होमोसेपियंस मतलब हो गया ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस मतलब हो गया ज्ञानी मानव। इस कालखंड को क्या कहते हैं, ज्ञानी मानव के भी नाम से जानते हैं। और उसके बाद हुआ इस कालखंड में जो है, इस कालखंड में क्या हुआ कि इस कालखंड में जो है कि बहुत सारे जगह मिला खुदाई के दौरान। कौन कौन सा जगह मिला, जैसे बुर्ज होम मिला। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिला है। बुर्ज होम कहाँ से मिला है, कश्मीर से मिला हुआ है। गर्तावास यानी कि गर्तावास का मतलब हो गया गर्तावास का मतलब हो गया कि जमीन के अंदर जो है घर बना करके रहते थे। जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके घर बनाते थे, उसी में लोग रहते थे। और मानव के साथ साथ यहाँ कुत्ता को दफनाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। ये बुर्ज होम से जो है मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाया जाता था। मानव प्लस कुत्ता दोनों का जो है एक साथ दफनाने का साक्ष्य जो मिला हुआ है वो कहाँ से मिला है, जम्मू कश्मीर के क्या बोलते हैं बुर्ज होम स्थल से। और जो है कि इस कालखंड में जो है कि गुफा का भी निर्माण हुआ था। चिरांद जो है बिहार से मृतभांड और हड्डी के पत्थर के औजार भी जो है मिले हुए हैं। इस कालखंड में क्या हुआ, गुफा पर जो है गुफा काल का भी निर्माण हुआ था, यानी गुफा का निर्माण हुआ था। चिरांद एक जगह है जो बिहार से मृतभांड और हड्डी के भी औजार इस काल में देखने को मिला हुआ था। पत्थर के औजार तो लोग प्रयोग करते ही थे, लेकिन हड्डी का भी औजार जो है लोग बनाते थे। कोल्डीवा एक जगह है जो यूपी में है, वहाँ से जो है चावल का साक्ष्य मिला है। कोल्डीवा में जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ से जो है कृषि का प्रमाण मिला है, कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से, मेहरगढ़ से। तो उम्मीद करते हैं कि ये नवपाषाण काल आपको समझ में आया होगा। नवपाषाण काल कहाँ से कहाँ तक है इसको देख लीजिए एक बार। नवपाषाण काल जो है 4000 BC से 1000 BC तक है। इस काल को संक्रमण काल के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोग कृषि और पशुपालन जो है करना स्टार्ट किए। पहले क्या होता था कि लोग पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में जो है कि आखेटक के रूप में कार्य करते थे या आखेटक के रूप में रहते थे, यानी कि जहाँ चारा मिल गया वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे। थोड़ा बहुत जो है मध्यपाषाण काल में खेती वगैरह सब करते थे, लेकिन अस्थायी निवास नहीं हो सका था। लेकिन नवपाषाण काल में अस्थायी निवास हो गया। इस कालखंड के मानव को जो है होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव के रूप में जाना जाता है। और इसका जो है कि साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिला है, जगह है वहाँ से मिला है। गर्तावास यानी वहाँ के लोग जो है गड्ढे बना करके ज़मीन के अंदर घर बनाते थे, और वहाँ बुर्ज होम से ही जो है मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। कोल्डीवा एक जगह है जहाँ से यह यूपी में पड़ता है। कोल्डीवा जो है यूपी में पड़ता है, और यहाँ से जो है कि चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। मेहरगढ़ जो है ये राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो ये 3 खंड था, इसको आसानी से समझ में आ गया होगा। और आग जलाने का जो खूब प्रमाण हुआ था, इसके साथ साथ और थोड़ा बहुत अगर कुछ याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। जैसे आग का खोज जो है पुरापाषाण काल में ही हो चुका था। पुरापाषाण काल जो होता था यानी कि जिस कालखंड में लोग आखेटक के रूप में कार्य करते थे और बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, उसी कालखंड में क्या होता था कि आग जलाने का जो है कि पत्थर से पत्थर लगा के जो है आग जलाना प्रारंभ कर लिया था। तो वह कौन सा कालखंड था, आग जलाने का प्रारंभ जो है कौन सा कालखंड में हुआ था, तो पुरापाषाण काल में। और आग का जो व्यवहारिक उपयोग है अगर देखा जाए तो वह किस कालखंड में हुआ था, मध्यपाषाण काल में। आग जलाना प्रारंभ किया था पुरापाषाण काल में, लेकिन आग का व्यवहारिक प्रयोग जो है यह मध्यपाषाण काल में हो गया था।
और नवपाषाण काल में आपको पता ही है कि कृषि के साथ साथ विधिवत पशुपालन, समाज और ग्राम बस्ती का निर्माण हो गया था। पहिए का खोज हुआ था नवपाषाण काल में। पहला धातु जो है कुल्हाड़ी बनाया गया था, जिसमें तांबे का प्रयोग किया गया था, पता ही होगा। पहला जो औजार था नवपाषाण काल में वो कम था, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी और इसमें जो है कौन सा धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। तो इसको एक बार और समझ लीजिए। जैसे पूरा पाषाण काल में क्या होता था, आग जलाने का लोग खोज कर चुके थे, पत्थर से पत्थर टकरा करके आग जलाना प्रारंभ किया था, लेकिन इसका व्यवहारिक उपयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। और नव पाषाण काल में कृषि के साथ साथ विधिवत पशुपालन भी हो गया था। समाज और ग्राम का भी व्यवस्था हो गया था, यानी कि समाज कई जुट होकर के एक समाज का निर्माण किया और कई समाज मिल करके एक बस्ती का निर्माण कर लिए। और पहिए यानी कि बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, वो पहिए का भी निर्माण कौन सा कालखंड में हुआ था, नवपाषाण काल में। और पहला धातु का जो प्रयोग किया गया था वह तांबा से था। और तांबे से कौन सी औजार का प्रयोग किया गया था, तो यह था हमारा कौन सा, कुल्हाड़ी। उम्मीद करते हैं कि ये प्राग ऐतिहासिक काल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से इसको वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि प्राग ऐतिहासिक कालखंड से अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इससे बाहर नहीं जा सकता है। और ऐसे ही क्लास को देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों से के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो ऐसे देखते रहिए। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। चलिए।